Good morning, students. Today we will continue the coming जो आपका कंटिन्यू टॉपिक था बेटा, उसी को आज हम दोबारा स्टार्ट करेंगे. दैट इज था आपका रमन स्पेक्ट्रा. रमन स्पेक्ट्रा बाय वी स्टडी रमन स्पेक्ट्रा विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी, है ना. जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बेटा जो हमने कर रखा था, जो हमने उसके स्टडी में जो हमने रमन स्पेक्ट्रा का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसका एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ बता देती हूँ, आपका एक बार रिकॉल हो जाएगा. तो उसमें हम क्या करते थे कि हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मोनोक्रोमेटिक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मोनोक्रोमेटिक लाइट हम हेलो, आवाज आ रही है? एम आई ऑडिएबल? यस मैम. प्रियंका 35. प्रियंका रोल नंबर 35. एम आई ऑडिएबल? प्रीति रोल नंबर 50. यस मैम. ओके बेटा. तो बच्चों हम आज एक बार दोबारा उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे कि रमन स्पेक्ट्रा जो हम क्लासिकल थ्योरी में इसका स्टडी किए थे, इसके लिए आप जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम करते थे, है ना. एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की मोनोक्रोमेटिक लाइट आप यूज करते थे, है ना. किसी सैंपल, ये आपके ग्लास ट्यूब के अंदर आपने सैंपल ले लिया, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल का आपने सैंपल लिया है और इसके ऊपर आप क्या कर रहे थे, आप इसके ऊपर फोटन इंसिडेंट कर रहे थे. ओके. यहाँ पे सपोज मैंने सैंपल में सपोज मैंने ले लिया है कि कोई मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है, कौन सा मॉलिक्यूल हमने लिया था? HCl. सपोज मैंने HCl ले लिया. ओके. HCl आपने ले लिया और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया बेटा, इसके ऊपर आपने लाइट इस मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट किए. इस मॉलिक्यूल के जब आप इंसिडेंट करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फोटन्स जो है आप इसके ऊपर इंसिडेंट करते हो. जब आपके इसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू लाइट इसके अंदर जब क्रॉस करके जाएगी, major portion of light will be transmitted and some portion of light will be क्या होगा उसमें scattered. ओके. अच्छा, ये जो आपका थ्योरी है रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो आपका ये थ्योरी है, इसको तो 1923 में इसका थ्योरी आ गया था. ओके. लेकिन इसको प्रैक्टिकली या जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हुआ था उसको किसने किया था? 1928 में सीवी रमन, है ना, फर्स्ट इंडियन, ओके, टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. ओके. इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट सेटअप से रमन स्पेक्ट्रा निकाला था. ओके बेटा. तो इसमें जब आपकी लाइट ट्रांसमिटेड होके जाएगी और सम पोर्शन ऑफ लाइट विल बी स्कैटर्ड. इसको अगर हम थोड़ा सा डायग्राम में मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान डायग्राम में आपको बताना चाहूँ कि सपोज दिस इज एनर्जी लेवल. जब आपका मॉलिक्यूल, ये एनर्जी लेवल ई है एंड दिस इज सपोज ओके E1 एंड E2. ओके. तो स्टूडेंट्स आपका मॉलिक्यूल सपोज आपके सेंटर में है, द मॉलिक्यूल इज एट द सेंटर. इसके ऊपर आप फोटन इंसिडेंट कर रहे हो. ओके. इसके ऊपर हम फोटन इंसिडेंट कर रहे हैं जिसकी क्या है एनर्जी, कितना है बेटा? h न्यू आई. ये कितना है? h न्यू आई मतलब न्यू आई, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटन, h न्यू आई. ओके. It is the energy of incident photon.
energy of incident photon. What is nu I? Nu I is the frequency. Nu I is the frequency of incident photon. ओके, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये मॉलिक्यूल्स है, सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर आपने एनर्जी इंसिडेंट किया, जिसका सॉरी फोटोन आपने इंसिडेंट किया जिसका एनर्जी है एच न्यू आई. ओके, और इस मॉलिक्यूल जब आपने मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोटोन इंसिडेंट किए, then the molecule get excited and it goes to the higher energy level. It goes to the higher energy level. Okay, higher energy level. Let it is the virtual energy level, any higher energy level, or I take it is in virtual energy level. Okay, and after the excitation period complete, it comes back to the original level. Okay, जब ये comes back करेगा, maybe it will comes to the same level, may it will be comes to the same level. Okay, और it may अगर ये same level में वापस आ जाता है, अगर ये सेम लेवल में वापस आ जाता है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपकी स्कैटरिंग होगी, जो आपकी यहाँ से एनर्जी, जब आपकी इलेक्ट्रॉन सेम लेवल में वापस आएगा, when it will return back to the same state or same energy level, the energy will be how much? h nu s. ओके बच्चों, यहाँ पे देखो, जिस एनर्जी जो आपका इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में एनर्जी लेवल ई में था और उसमें कितना एनर्जी था, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू आई. आपने इसके ऊपर फोटन इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, आपने इसके ऊपर फोटन इंसिडेंट किया. अच्छा, बाय ऑब्जर्विंग एनर्जी द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, इट गोस टू द upper level, it goes to the upper level, which I say that it may be in any virtual energy level. Then after the excitation period complete, it comes back to the its original level, it comes back to its original level. Okay, but it is not necessary that it always comes back to the original level. It while returning, it may comes to the this level also, or it may comes to the this level also. Okay, लेकिन अगर आपका जब आपका इलेक्ट्रॉन वापस आता है, अगर सेम एनर्जी लेवल में वापस आ रहा है ना, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा क्या होगा, इक्वल होगा. इस केस में बेटा, अगर मेरा न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस है, इफ आई हैव न्यू आई, frequency of incident photon is equal to the frequency of scattered photon, then we can say that it is which type of scattering? It is Rayleigh scattering. It is Rayleigh scattering. Okay, and what will happens, अगर आपका scattered जो photon है, अगर उसकी frequency if nu s is greater than nu I, if nu s is greater than nu I, then which type of then another two cases is possible. If nu s is greater than nu I, one case is there, first case either it will be nu s is greater than nu I, और second possible case क्या है बेटा, if nu s is less than nu I. ओके, तो आप बताओ, अगर न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू आई होता है, देन ये जो आपकी लाइंस मिलेगी, जो हमें स्कैटरिंग के बाद जो हमें लाइट्स मिलेगी, उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इफ न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू आई, देन दिस लाइंस आर नोन एज स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइंस. आपने सेकंड सेम में पढ़ रखा है, क्या लाइन होता है वो, सविता यादव, रोल नंबर 31. New S is greater than new I. Anyone? Yogita, new S is greater than new I. Then which types of line we will get? Ma'am, Stokes lines. New S is greater than new I.
स्टोक्स And Stokes lines. स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइंस। संगीता, हम शायद स्टोक लाइन आएंगी, पक्का कंफर्म तो नहीं है। एंटी स्टोक्स लाइन। And if nu s is less than nu I, then it will Stokes lines. Then it is Stokes lines. Diagram different था, okay? Nu s is greater than nu I, then it is anti-Stokes line, and nu s is less than nu I, it is Stokes line. ओके तो ये था आपका एनर्जी लेवल डायग्राम में। अगर हम रेली स्कैटरिंग और बेटा ये देखो, ये जो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन है, ये कंबाइनली हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये कौन से स्पेक्ट्रा है? दीज आर द रमन लाइंस, दीज आर द रमन लाइंस। तो बेटा अगर मैं इसको आपको सिंगल लाइन में समझाना चाहूँ ना, तो क्या चीज होता है रमन स्पेक्ट्रा। ओके अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ओके और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इफ द मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके डाइपोल इंड्यूस होते हैं, ये हमने जो आपके लास्ट क्लास में इसको डिस्कशन कर लिया था। ओके जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होते हैं, जिसमें एक टर्म आपने पढ़ा था पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। ओके और polarizability, okay and is polarizability is depends upon P is proportional to the applied electric field. P is proportional to P is dipole moment is proportional to applied electric field, or this dipole moment P is proportional to applied electric field, or P is equal to अल्फा ई, जहां पे अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द कोफिशिएंट और अल्फा इज नोन एज द कोफिशिएंट फॉर पोलराइजेबिलिटी, कोफिशिएंट फॉर पोलराइजेबिलिटी। ओके ठीक है। नेक्स्ट इसी चीज को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्कैटरिंग के बाद अगर जो आपका लाइट, जो हमें लाइट मिलता है, स्कैटरिंग ये मॉलिक्यूल्स हो गए और आपने यहाँ पे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी न्यू एस से आपने इसको न्यू आई से आपने इंसिडेंट किया था, और अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी में ये वापस आ जाता है, न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, तो इस टाइप को जो मिलेंगे हम इसे बोलते हैं रेली लाइंस और रेली स्कैटरिंग। और दिस टाइप्स ऑफ लाइंस आर ऑल्सो हम क्या बोलेंगे कि रेली लाइंस हमें मिल रहा है। ओके और ये बच्चों कि यहाँ पे इफ न्यू, इफ स्कैटर्ड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा न्यू एस इज लेस देन न्यू आई, न्यू एस इज लेस देन न्यू आई, ओके इट इज न्यू एस इज लेस देन न्यू आई। तो इस टाइप की जो लाइन्स हमें मिलेगी उसको हम क्या बोलते थे, न्यू एस इज लेस देन न्यू आई, दैट वन इज स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइन। ओके और अगर ऐसा केस आता है जिसमें न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू आई, न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू आई, and that lines are known as anti-Stokes line. एंटी-स्टोक्स लाइन बच्चों एक बार बताओ, हम रमन स्पेक्ट्रा को, ये जो रेली स्कैटरिंग है जिसमें आपका
इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। और कुछ लाइट जो कुछ 1% के करीब जो डेविएशन होता है ना, जो आपका स्कैटरिंग में से जो डेविएशन होता है, मींस हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा लाइट मिलता है, जो स्कैटर्ड लाइट हमें मिलता है जिसका फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से क्या है, स्मॉल है, तो उस टाइप की लाइट्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टोक्स लाइन। और अगर आपकी स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, एंटी स्टोक्स लाइन। ओके, तो क्या नेसेसिटी है, मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कि इससे हम मॉलिक्यूल के बारे में क्या स्टडी कर सकते हैं, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा का एप्लीकेशंस क्या है बेटा, जैसे ही आपका खुद की हैंडराइटिंग होती है या जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं मॉलिक्यूल का, उसी तरीके से कैरेक्टराइजेशन स्टडी करने के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, रमन स्पेक्ट्रा, है ना। तो ये मॉलिक्यूल का ये बताएगा कि स्कैटर्ड अगर हो रहा है तो मॉलिक्यूल से ही तो वो टकरा के जो स्कैटरिंग हो रहा है, जो स्कैटर पॉइंट है वो क्या है, मॉलिक्यूल है, तो कितनी उसकी जो स्कैटरिंग हो रही है कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रही है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट जो थी और जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों की जो डिफरेंस है वहां से हम स्टडी कर सकते हैं रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल किस स्ट्रक्चर का बना है और इन दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो क्या है, ये सारा स्ट्रक्चर हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रा। ओके, तो ये था आपका थियोरेटिकल पोर्शन। इसके जब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे थे, जब हमने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे थे, तब हम कहाँ तक पहुंचे थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूल का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको छोड़ के भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन रहता है, मॉलिक्यूल के इंटरनल में भी 2 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन रहता है। एंड व्हाट आर दे, वन इज vibrational motion and rotational motion. Very good. One is vibrational motion and second one is rotational motion. Second one is rotational motion. Vibrational motion and rotational motion. तो इन दोनों का हमने डेरिवेशन कर लिया था, इन दोनों का हमने डेरिवेशन नो मैम, वाइब्रेशनल मोशन में इक्वेशन लिखी थी। नहीं मैम, नहीं हुआ था ना, वाइब्रेशनल मोशन में इक्वेशन लिखी थी पोलराइजेबिलिटी की। अच्छा, ओके बेटा, जो आपका हम यहाँ पे देखो बेटा, जब हमने इसका डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन में मैंने आपको ये बताया था कि आपका मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हमने रख दिया यहाँ पर, जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटन के मोशन से यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसको सपोज मैंने इस तरीके से लिख दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने पॉजिटिव पार्ट और ये पॉजिटिव और नेगेटिव को, पॉजिटिव और नेगेटिव से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर लिया। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी चार्ज होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, ओके। और इसके पास मॉलिक्यूल में जो मेरा पॉजिटिव, मॉलिक्यूल में जो मेरा पॉजिटिव पोर्शन, पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट विल अट्रैक्ट टू द नेगेटिव वन, ओके। So there is an induced dipole moment is induced dipole is produced. So there will be an induced dipole is produced. Okay. और फिर उस तरीके से हमने इसको क्या बोला था कि it is known as the इसे अगर induced dipole को हमने इस हिसाब से लिखा था, P induced dipole P is proportional to applied electric field. ओके, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। तो हमने इसको किस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कितना लिया था, मैग्नीट्यूड के साथ कैसे लिया था, P इज प्रोपोर्शनल टू E naught sin 2 pi nu dash t, साइन 2 पाई न्यू टी, यही था ना। E इज दिस इज इक्वल टू P, E इज प्रोपोर्शनल टू E नॉट साइन 2 पाई, यहाँ पे बेटा हमने न्यू डैश लिया था, ओके, 2 पाई न्यू डैश टी,
ओके अच्छा, जब हमने इसके बाद ये पढ़ा था कि मॉलिक्यूल के खुद के भी कुछ क्या होंगे, इंटरनल मोशंस जो होंगे, मॉलिक्यूल के जो इंटरनल मोशंस होंगे उसको हमने कैसे लिखा था बेटा, दैट द इंटरनल इज ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन एंड ड्यू टू रोटेशनल मोशन. ओके, इट इज ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. ओके, पोलराइजेबिलिटी, जो पोलराइजेबिलिटी है, इट इज पोलराइजेबिलिटी को यहां हम लिखेंगे P इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश T. ओके, P इज इक्वल टू अल्फा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू डैश T. यहाँ पे अल्फा क्या है, इट इज द कोफिशिएंट फॉर पोलराइजेबिलिटी है. ओके बेटा, जब मैं वाइब्रेशनल मोशन के लिए जब हम लिखेंगे द पोलराइजेबिलिटी अल्फा फॉर वाइब्रेशनल मोशन, इट कैन बी रिटन एज अल्फा 0b प्लस अल्फा 1v साइन 2 पाई न्यू डैश T. ओके बेटा, यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ 0b हो ना, व्हाट इज 0b, ये क्या बताता है, इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, it is the equilibrium position for vibrational motion. मैम यहाँ म्यू डैश की जगह म्यू ऑसिलेशन यूज किया था. हमने न्यू लिया था म्यू ऑसिलेशन मैम, ऑसिलेशन हमने न्यू लिया था. कोई बात नहीं, वो तो न्यू लिख लो, अगर आपने न्यू लिख रखा है ना पहले वाले डेरिवेशन में तो न्यू कर दो, कोई बात नहीं, वो तो न्यू या न्यू डैश. अरे मैम नहीं, वो तो वहां पे तो म्यू डैश ही था, लेकिन इस इक्वेशन में म्यू डैश लिख रहे हैं ना, उसकी जगह म्यू ऑसिलेशन लिखा था, म्यू ऑसिलेशन. ओके हाँ, यहाँ पे है ना न्यू ऑसिलेशन के लिए. ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन. फिर उसके बाद बेटा अल्फा 1b, ये क्या था, व्हाट इज अल्फा 1b, इट इज द मैक्सिमम चेंज इन अल्फा, इट इज द मैक्सिमम चेंज इन अल्फा. अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, पोलराइजेबिलिटी. ओके, मैक्सिमम चेंज इन अल्फा और पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग वाइब्रेशन. ये बेटा हो गया पोलराइजेबिलिटी में क्या चेंजेस है, ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन. ठीक है, सिमिलरली हम उसको क्या लेंगे, फॉर रोटेशनल मोशन, द चेंज इन द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन के लिए बेटा जब आप लिखोगे तब आप इसको कैसे लिखोगे कि यहाँ पे नेक्स्ट वाले इक्वेशन में जब आप रोटेशनल मोशन के लिए लिखोगे तो वाइब्रेशन की जगह आप क्या करोगे, इसको करोगे आप इसको अल्फा 0r. पहले जब रोटेशनल मोशन के लिए मैं और एक बार लिखती हूँ इसको, अल्फा 0r प्लस ऑफ यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है. यहाँ पे आपका क्या होगा, साइन 2 पाई 2 न्यू रोटेशनल टी. यहाँ पे देखो साफ सी बात है बेटा, अल्फा 0r ये क्या बता रहा है, इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर रोटेशनल मोशन, है ना. इट इज द, जैसे वहां पे था वाइब्रेशनल मोशन के लिए, इसी यहाँ पर भी अल्फा 0r क्या शो कर रहा है, इट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर रोटेशनल मोशन. कोई बच्चा बता सकता है, एनीवन कैन एक्सप्लेन यू, कि यहाँ पे हमने 2 पाई न्यू तो लिया था हमने वाइब्रेशनल के लिए, रोटेशनल के लिए हमने 2 न्यू क्यों ले लिया, हमने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ट्वाइस क्यों लिया है, व्हाट इज द रीजन. वाइब्रेशनल के लिए तो हमने फ्रीक्वेंसी न्यू लिया था, लेकिन रोटेशनल वाली जब बात आ गई तब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया है, 2 न्यू लिया है. व्हाट इज द रीजन. बेटा देखो, अगर
कोई बोल सकते हो क्या? शशांक, एनी आइडिया? बेटा देखो, अगर आपका मॉलिक्यूल लिनियर में है, ठीक है, सपोज आपने जो मॉलिक्यूल के ऊपर फोटोन इंसिडेंट करते हो या लाइट इंसिडेंट करते हो, उस मॉलिक्यूल को सपोज मैंने लीनियर शेप में ले लिया, ठीक है, तो लीनियर शेप में जब मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ तो वाइब्रेशन जो है वो एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ होगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए वाइब्रेशनल जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो लेट इट इज द, हमने वाइब्रेशनल के लिए फ्रीक्वेंसी तो ले लेते हैं न्यू, लेकिन जब रोटेशनल होगा, हाँ बताओ, जब हम रोटेशनल की कंसीडर करेंगे, रोटेशनल में आपका मॉलिक्यूल इस टाइप से है, अगर ये एक बार भी रोटेट करता है ना, एक बार भी रोटेट करता है तो ये आपका कितना हो जाएगा, सपोज इस तरीके से आपका रोटेट हुआ, ठीक है, फिर वो मॉलिक्यूल अगेन अपना कंप्लीट रोटेशन जब करेगा, जब आपका ये कंप्लीट रोटेशन जब आप इसको देखोगे तब तक आपको फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, 2 न्यू चाहिए, है ना। एक फ्रीक्वेंसी में, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी देके न्यू फ्रीक्वेंसी में आप रोटेशनल मोशन कंप्लीटली काउंट नहीं कर सकते। तो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, जब रोटेशनल मोशन हम काउंट करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 न्यू रोटेशनल, है ना, ये रोटेशनल फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। हाँ, तो बेटा यहाँ पे आप अल्फा 1 आर लिखोगे, द मैक्सिमम चेंज अल्फा 1 आर क्या है, इट इज द मैक्सिमम चेंज इन अल्फा, मैक्सिमम चेंज इन अल्फा, और पोलराइजेबिलिटी दिखाई दे रहा है बेटा, ऊपर लिख देती हूँ, इट इज द मैक्सिमम चेंज इन अल्फा। दो टर्म हम इसमें लेंगे, फर्स्ट वन इज फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन अल्फा 0 आर, एंड अल्फा 1 आर जो हम लेंगे वो किसके लिए लेंगे, इट इज द मैक्सिमम चेंज इन अल्फा और पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग रोटेशन, ड्यूरिंग रोटेशन, ये बात आपकी रहेगी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ बेटा? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, फिर आगे सिर्फ इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचता है। ठीक है, कोई भी आपने, हाँ बताओ। ये फ्रीक्वेंसी डबल होने का रीजन एक बार फिर से बताना। बेटा देखो, लीनियर मॉलिक्यूल अगर आपने इस तरीके से मॉलिक्यूल को लिया है, सपोज लीनियर मॉलिक्यूल, किसी भी चेंज का आप लीनियर मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, कोई लीनियर शेप में किसी चीज को कंसीडर कर लो। वाइब्रेशन तो आप एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन कंसीडर कर सकते हो। वाइब्रेशन मतलब इस तरीके से ना, आपने फ्रीक्वेंसी दे दिया और कितनी चेंजेस हो रहा है, आप एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में कर सकते हो। लेकिन एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी में हम कंप्लीट रोटेशन काउंट नहीं कर सकते। अगर किसी मॉलिक्यूल का, अगर हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी देते हैं, उस सिंगल फ्रीक्वेंसी में न्यू फ्रीक्वेंसी में एक कंप्लीट रोटेशन नहीं हो सकता। आप यहां से आ गया, ठीक है, फिर वहां पे अगेन उसकी कंप्लीट रोटेशन करने के लिए कितने बार चाहिए, 2 बार चाहिए ना। फ्रीक्वेंसी एक बार जाके जहां पोजीशन पे था, रोटेशन मतलब क्या होगा, पूरा कंप्लीट ये रोटेट करेगा, तो उसके लिए आपको कितनी बार फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी, 2 बार पड़ी। ये देखो मेरे हाथ में है, ठीक है, लीनियर शेप में था, एक बार, ठीक है, उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाऊं, इस पोजीशन पे आने के लिए, कंप्लीट रोटेशन करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है आपको, 2 न्यू की जरूरत पड़ती है। ओके, दैट इज द रीजन दैट जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जब हम इसको काउंट करते हैं, तब हम इसका रोटेशनल मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी को कितना लिखते हैं, 2 न्यू लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपका टाइम इसमें ओवर हो जाता है ना, सेम लिंक पे आपको फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। बेटा मैम इक्वेशन अगले लिंक में करवा देना स्टार्ट, अभी ज्वाइन कर लेते हैं। कितना टाइम बच रहा है उसमें, इस लिंक में? ये तो नहीं पता मैम 1-2 मिनट ही है शायद। अच्छा ठीक ठीक ठीक। बेटा देखो, डाइपोल मोमेंट का जब मैं लिख रही हूँ, है ना,
वाइब्रेशनल मोशन के लिए, वाइब्रेशनल मोशन के लिए अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिख रही हूँ तो P इज इक्वल टू अल्फा ई, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा इक्वेशन पहले से हमने बना रखा था। इस अल्फा की जगह बेटा आपको